हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर एक वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और नेट के एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में हर बार एक नए पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि प्रश्न वही होते हैं जो ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके होते हैं, लेकिन उनके पूछने का तरीका टोटल बदल दिया जाता है। तो हमें पूरी तरीके से तैयार होना है कि कभी भी किसी भी तरीके से अगर नेट एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम उनका जवाब बहुत अच्छे से दे सकें। तो इस वीडियो में मैं एक कंप्लीट क्लास लेकर आई हूँ, जिसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या सेंट्रल टेंडेंसी को लेकर प्रश्नों को हल करेंगे कि किस प्रकार से नेट एग्ज़ाम में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को चालू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, टाइप 1 त्रुटि परिभाषित है। पहला, शून्य परिकल्पना स्वीकार जब यह सत्य है। दूसरा, शून्य परिकल्पना स्वीकार जब यह गलत है। तीसरा, शून्य परिकल्पना अस्वीकार जब यह गलत है। और चौथा है, शून्य परिकल्पना अस्वीकार जब यह सत्य है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट टाइप एरर क्या होती है? जब शून्य परिकल्पना अस्वीकार है और यह सत्य है। मेन फोकस है कि यहाँ पे बता रहा है कि प्रतिदर्श के आधार पर हम परिकल्पना का परीक्षण करना किन किन बिंदुओं पर सुनिश्चित करते हैं। पहला, परिकल्पना जब अस्वीकार हो जाए जबकि वह सत्य हो, इसे प्रथम प्रकार की हम क्या कहते हैं? एरर बोलते हैं। सेकंड एरर क्या होती है? परिकल्पना स्वीकार हो जबकि वह असत्य हो। ये हमारी सेकंड फेज की परिभाषा होती है। प्रश्न नंबर 2 है, पॉइसन बंटन का चतुर्थ परिघात होता है। पहला, 3m² + 1 + m। दूसरा, m² + 3m। तीसरा, m + 2m²। चौथा है m + 3m। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3m² + m। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आंकड़े दरों, समानुपात व अनुपात से संबंधित हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला, अंकगणितीय माध्य। दूसरा, ज्यामितीय माध्य। तीसरा, हरात्मक माध्य। और चौथा, मध्यिका। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय माध्य। यदि आंकड़े दरों, समानुपात व अनुपात से संबंधित हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के लिए ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य सर्वाधिक उपयुक्त माप होगा। किसी समग्र श्रेणी का गुणोत्तर माध्य उसके सभी मूल्यों को गुणनफल वह मूल्य होगा जितनी उस श्रेणी में संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आय में असमानताओं को मापा जाता है? पहला, लॉरेंज अनुपात। दूसरा, थेइल्स अनुपात सूचकांक। चौथा है पाल्मा अनुपात। और चौथा है बंचन अनुपात। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर बी में है केवल ए और डी। ऑप्शन नंबर सी है ए और ऑप्शन नंबर डी है ए, बी और सी। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉरेंज अनुपात, थेइल्स अनुपात और पाल्मा अनुपात, ये तीनों
आय में असमानताओं को व्यक्त करते हैं। आय में असमानताओं को मापने के लिए इन तीनों का उपयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा लॉरेंस वक्र को 1905 में मैक्सो लॉरेंस ने विकसित किया। लॉरेंस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन परिस्थितियों या व्यक्तियों को प्रदर्शित करते हैं जो एक निश्चित आय के प्रतिशत के नीचे हैं। थेल्स सूचकांक क्या बताता है कि मुख्य रूप से आर्थिक असमानता और अन्य आर्थिक तथ्य इन सब में सम्मिलित होते हैं। और पाल्मा अनुपात में राष्ट्रीय आय में सबसे अमीर 10% आबादी के हिस्से के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? पहला विस्तार, दूसरा भूइष्टिक, तीसरा मध्यिका, चौथा समांतर माध्य। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। विस्तार केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, बाकी भूइष्टिक, मध्यिका और समांतर माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं। प्रश्न नंबर 6 है, माध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है जबकि उसकी गणना निम्न में से की जाती है। पहला माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा बहुलक और चौथा प्रथम चतुर्थक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मध्यिका। माध्य विचलन का मान न्यूनतम होता है जबकि उसकी गणना मध्यिका से की जाती है। माध्य विचलन वास्तविक माध्य द्वारा विभिन्न पद मूल्यों से लिए गए विचलनों का समांतर माध्य होता है। समांतर माध्य होता है। माध्य विचलन को प्रथम अपकरण या परिघात भी कहते हैं। माध्य विचलन का मान समांतर माध्य, मध्यिका, भूइष्टिक, बहुलक द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 7 है, चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अपकरण की माप कौन सी है? पहला रेंज, दूसरा क्यूडी, तीसरा एमडी और चौथा एसडी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेंज। चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होने वाली अपकरण की अगर हम बात करते हैं तो वह रेंज, या जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्तार। विस्तार है सबसे बड़े पद अथवा छोटे पद के अंतर को हम विस्तार कहते हैं। इसको हम रेंज का आर बराबर एल माइनस एस इस तरीके से भी जानते हैं। एल श्रेणी का सबसे बड़ा पद और एस श्रेणी का सबसे छोटा होता है, यानी लार्ज एंड स्मॉल। तो बड़े पद में से छोटे पद को घटाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि वास्तविक औसत से विचलन लिया जाए तो उन विचलनों का कुल योग बराबर होगा। पहला 1 के, दूसरा 0 के, तीसरा ज्ञात नहीं और चौथा अनंत के। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 के। प्रेक्षणों के लिए दिए गए सामुच्च के समानांतर माध्य से विचलनों का योग हमेशा 0 होता है, क्योंकि माध्य से धनात्मक विचलन का योग ऋणात्मक विचलनों के योग के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 9 है, विपरीत दिशा से एक दूसरे के निकट आने वाली दो कारों की औसत गति की गणना निम्न में से किसके द्वारा
की जाती है। पहला समानांतर माध्य, दूसरा ज्यामितीय माध्य, तीसरा हरात्मक माध्य और चौथा है यांत्रिकीय माध्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हरात्मक माध्य। औसत गति, चलन वेग आदि की गणना के लिए हरात्मक माध्य का प्रयोग किया जाता है। किसी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रम के योग से भाग देने पर जो मूल्य ज्ञात होता है वही उस श्रेणी का हरात्मक मूल्य होता है, जिसे शॉर्ट में HM भी बोला जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, प्रश्नावली का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के आंकड़ों के संग्रहण के लिए किया जाता है? पहला द्वितीयक आंकड़े, दूसरा प्राथमिक आंकड़े, तीसरा दोनों प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़े और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े। प्रश्नावली का उपयोग प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण के लिए किया जाता है। प्राथमिक या मौलिक आंकड़ों से तात्पर्य ऐसे आंकड़ों से लगाया जाता है जो अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पहली बार प्रारंभ से अंत तक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े जिनका संकलन किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है और जब प्रस्तुत अनुसंधानकर्ता उन आंकड़ों को अपने प्रयोग में लाता है। प्रश्न नंबर 11 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन के प्रकार निम्नलिखित में से किस योग को छोड़कर हैं? पहला माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा बहुलक और चौथा सहसंबंध। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, सहसंबंध। केंद्रीय प्रवृत्ति की अगर हम मापन की कुल 3 विधियों की बात करते हैं तो समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक, ये तीनों ही उसमें आते हैं। सहसंबंध या कोरिलेशन इसमें नहीं आता है। प्रश्न नंबर 12 है, किसी n पद वाली श्रेणी में 4 मान का समानांतर माध्य से विचलनों का योग सदैव होता है। पहला 0, दूसरा इकाई, तीसरा है n/2 और चौथा है n-1/2। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। समानांतर माध्य वह मूल्य है जो किसी श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। जैसे किसी समानांतर माध्य में विचलनों का योग 0 होता है, किसी श्रेणी में समानांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 13 है, केंद्रीय प्रवृत्ति के निम्नलिखित मापों में से कौन सा सूचकांक तैयार करने के लिए सर्वोत्तम है? पहला समानांतर माध्य, दूसरा हरात्मक माध्य, तीसरा गुणोत्तर माध्य और चौथा मध्यिका। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गुणोत्तर माध्य। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में सूचकांक तैयार करने की सर्वोत्तम माप गुणोत्तर विधि को माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, एक श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्यों के व्युत्क्रम के गणितीय माध्य के व्युत्पन्न को कहते हैं। पहला
ज्यामितीय माध्य, दूसरा हरात्मक माध्य, तीसरा चल माध्य और चौथा है द्विघातीय माध्य। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरात्मक माध्य। एक श्रेणी के विभिन्न पदों के मूल्यों के व्युत्क्रम के गणितीय माध्य के व्युत्क्रम को हरात्मक माध्य कहते हैं, जिसे शॉर्ट में हम HM के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, कौन सा माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? पहला बहुलक, दूसरा मध्यक, तीसरा समानांतर माध्य और चौथा गुणोत्तर माध्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, समानांतर माध्य। समानांतर माध्य चरम मूल्यों से सर्वाधिक प्रभावित होता है क्योंकि यह वितरण के सभी पदों पर आधारित होता है, जबकि मध्य का स्थानिक औसत है जो कि वितरण का मध्य पद होता है। बहुलक वह पद होता है जो वितरण में बार बार या सबसे अधिक बार आता है। प्रश्न नंबर 16 है, एक सामान्य रूप से विषम वितरण के बहुलक का मान 10 है और मध्यिका का मान 20 है, तो माध्य क्या होगा? ऑप्शन है हमारे, पहला 15, दूसरा 30, तीसरा 25 और चौथा है 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 25। अब हम देख लेते हैं कि ये 25 हमारा किस तरीके से आया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो माध्य बराबर माध्य 1/2 ब्रैकेट में 3 मध्यिका ऋण बहुलक, ये इसका सूत्र होता है, बराबर 1/2। अब हम देखते हैं कि हमें बहुलक कितना दिया गया है, 10 और मध्यिका का मान कितना दिया गया है, 20। तो यहाँ पे सबसे पहले मध्यिका के आगे क्या लिखा है, 3। तो हमारा प्रश्न किस तरीके से हल होगा, ब्रैकेट में स्टार्टिंग में 1/2 3 गुणित 20, क्योंकि 3 मध्यिका है और मध्यिका हमारा कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, ऋण 10, क्योंकि मध्यिका में से क्या करना है, बहुलक को घटाना है। तो यहाँ पे जब हम 20 का गुणा 3 में करते हैं तो 20 दिया 60 होते हैं, 60 में से जब हम 10 को घटाते हैं तो हमारे पास 50 बचता है। तो यहाँ पे माध्य हमारा क्या निकल के आया, 50। तो 50 को हम किससे करेंगे, 1/2 से भाग करेंगे, तो 50/2, हम 2 का 50 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या है, 25। अभी हमने प्रश्न में भी देखा था कि हमारा सही जवाब 25 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से निकालते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, यदि 10,000 सीमांत लघु और बड़े कृषकों के समग्र में से 100 कृषकों का नमूना लिया जाना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा नमूना चरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला सरल यादृच्छिक नमूना चयन, दूसरा क्लस्टर नमूना चयन, तीसरा स्तरित यादृच्छिक नमूना चयन और चौथा है व्यवस्थित नमूना चयन। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्तरित यादृच्छिक नमूना चयन। यदि 1000 सीमांत लघु और बड़े कृषकों के समग्र से 100 कृषकों का नमूना लिया जाना है
तो स्तृत नमूना होगा, चाहे ये 10,000 हो, कितना भी हो, पर आंसर हमारा स्तृत यादृच्छिक नमूना चयन ही आएगा। प्रश्न नंबर 18 है, यदि वर्ष 1980 और 2000 के लिए मूल्य आंकड़े दिए गए हैं और वर्ष 2000 के लिए केवल आंकड़े दिए गए हैं, तो 1980 को आधार मानने पर किस प्रकार के सूचकांक की रचना की जा सकती है? पहला, लेस्पियर का सूचकांक, दूसरा पासे सूचकांक, तीसरा फिशर सूचकांक और चौथा है केली सूचकांक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पासे सूचकांक। अब हम ये देख लेते हैं कि पासे सूचकांक किस प्रकार का होता है। पासे सूचकांक में PI 0 इक्वल सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये आपके पासे सूचकांक का सूत्र होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि Q0 का क्या मतलब होता है, तो चालू वर्ष की मात्रा, चालू वर्ष की मात्रा Q0 के द्वारा प्रदर्शित की जाती है, या भार कह सकते हैं कि यहाँ चालू वर्ष की मात्रा Q0 के भार को माना गया है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति है? पहला, कोटा प्रतिचयन, दूसरा सौदेश्य प्रतिचयन, तीसरा व्यवस्थित प्रतिचयन और चौथा है क्लस्टर प्रतिचयन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, व्यवस्थित प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन की पद्धति में व्यवस्थित प्रतिचयन सम्मिलित होता है। प्रश्न नंबर 20 है, स्टैंडर्ड प्रासामान्य वक्र के अंतर्गत 30 और 30 के बीच, ऋण 30 और 30 के बीच क्षेत्र है। पहला 1, दूसरा 0.9973, तीसरा है 0.95 और चौथा है 0.6826। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि स्टैंडर्ड प्रासामान्य वक्र के अंतर्गत ऋण 30 और 30 के बीच 0.9973 होता है। प्रश्न नंबर 21 है, समतित वितरण में विषमता का मान होगा। पहला 3, दूसरा 0, तीसरा 1 और चौथा 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 0। इसे हम एक ग्राफ के माध्यम से भी देख सकते हैं। इसका डायग्राम जो है इस तरीके से बनता है। ये जो पोजीशन होती है ये हमारे मेन फोकस के लिए होता है कि यदि आवृत्ति वितरण का वक्र घंटी के आकार का हो तो विषमता का अभाव होता है, अर्थात वक्र समतित होता है। इस स्थिति में विषमता का मान 0 होता है। प्रश्न नंबर 22 है, गुणों के संबंध के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? पहला टी परीक्षण, दूसरा एफ परीक्षण, तीसरा एक्स स्क्वायर परीक्षण और चौथा है जेड परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर परीक्षण। गुणों के संबंध के परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर परीक्षण उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त एक्स स्क्वायर टेस्ट का प्रयोग छोटे न्यायाधीश की स्थिति में प्रसरण की सार्थकता की जांच, सहजनीयता की जांच इत्यादि के रूप में भी की जाती है। अब आता है हमारा दिमागी कसरत वाला सवाल। ये प्रश्न आपके एनटीए-नेट में हर बार पूछे ही जाते हैं, चाहे वो माइक्रो का पूछे, मैक्रो का पूछे, स्टैटिक्स का पूछे या अन्य करंट अफेयर का पूछे। इस तरीके के प्रश्न आपको आते ही हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक इनका सही मिलान करना है। पहले में दिया है हमें मानक विचलन, उसके सामने दिया है धनात्मक विषमता का युक्त बंटन। दूसरा है स्तृत यादृच्छिक प्रतिचयन गुण विश्लेषण। तीसरा है एसोसिएशन का गुणांक, तो उसके सामने हमें अपकरण माप दिया गया है। और चौथा है कि माध्य बड़ा है बहुलक से, जिसके सामने हमको प्रायिकता आधारित प्रतिचयन दिया गया है। अब जरा हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम माध्य विचलन की बात करें तो हम देखते हैं कि माध्य बहुलक, ठीक, ये जो हमारा चौथा वाला दिया गया है, इसमें धनात्मक विषमता का युक्त बंटन आता है। मतलब चौथे का पहला हम देखते हैं कि किस में है। चौथे का पहला ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा एक मिनट, चौथे का पहला हमारा काय में दिया गया है, 3 ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चौथा दिया गया है और यहाँ पहले में इसका आंसर दिया गया है। तो सब जगह हम देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में हमें चौथे का पहला दिया है सिवाय बी को छोड़ के, इसलिए बी को हमने क्रॉस कर दिया है। अब आगे देखते हैं कि हम क्या मिला सकते हैं। पहले नंबर पर दिया गया है मानक विचलन, तो मानक विचलन से संबंधित हमारा अपकरण होता है। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, मानक विचलन में अपकरण आ जाएगा। यहाँ पे चौथा और यहाँ पे पहला। तो अब हम ये देखते हैं कि पहले का तीसरा किस में दिया गया है। पहले का तीसरा अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पहले का तीसरा भी है और ये भी है, तो यहाँ पे हमारा ये प्रश्न सही हो जाता है कि मानक विचलन में अपकरण माप आ जाएगा। दूसरा हमारा दिया गया है स्तृत यादृच्छिक प्रतिचयन, जिसमें हमारा प्रायिकता आधारित प्रतिचयन आ जाएगा। अगला दिया है एसोसिएशन का गुणांक, तो इसमें हमारा गुण विश्लेषण आ जाएगा। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला, ये हमारे सही आंसर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 24 है, बहुउत्पाद व्यापार की शर्तों के निम्नलिखित में से सर्वाधिक निकट है। पहला लास्पियर का सूचकांक, दूसरा पासे का सूचकांक, तीसरा एजवर्थ मार्शल सूचकांक और चौथा है फिशर का सूचकांक। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लास्पियर का सूचकांक। अब हम देख लेते हैं कि लास्पियर का सूचकांक
किस प्रकार का होता है। लास्पियर की अगर हम सूचकांक की बात करें तो L = सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये हमारे लास्पियर का बहु उत्पाद सूत्र होता है। प्रश्न नंबर 25 है, यदि माध्य 28 है तथा बहुलक 25 हो तो मध्यिका का मूल्य होगा। हमारे ऑप्शन है, पहला 27, दूसरा 29, तीसरा 24 और चौथा 25। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 27। अब ये कैसे निकालते हैं हम यदि देख लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि माध्य 28 है और बहुलक 25 है और हमें यहाँ पे मध्यिका का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुलक को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, Z से। मध्यिका को किस प्रकार से लिखा जाता है, 3 मध्यिका और माध्य को ऋण 2 माध्य। अब इन्हें निकालना कैसे है। मध्यिका हमें कितनी दी गई है, 25। तो हमें यहाँ क्या लिखेंगे, 25 = 3 मध्यिका और माध्य हमें कितना दिया गया है, 28। तो हम क्या रखेंगे, ऋण 2 इंटू 28। ठीक, अब हम फिर से यहाँ देखते हैं कि 3 मध्यिका बराबर 25 धन 56। 28 दूनी कितने होते हैं, 56। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ प्लस का निशान लगा हुआ है कि 25 धन 56, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं हम 25 धन 56। तो यहाँ पे हमारा 3 मध्यिका कितना हो गया, 81। जब हम इससे पक्षांतर करते हैं तो 81/3। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6, 2 इसको दिए तो ये कितना हो गया, 21। तो 3 यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 27। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा 27। ठीक, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया गया है, हमें करना क्या है कि 81/3 करना है। तो 3 दूनी 6, 2 इसके बचे तो 2 यहाँ आ जाते तो हमारा 21 हो जाता है और 3 21। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, 27। प्रश्न नंबर 26 है, 2, 6 और x का ज्यामितीय माध्य 6 है, समान है, तो x का मान क्या होगा। पहला 2, दूसरा 18, तीसरा 9 और चौथा 3। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18। अब हम देख लेते हैं कि 18 कैसे आया।
यहाँ पे चूंकि हमें क्या निकालना है, ज्यामितीय माध्य, जिसका सूत्र क्या होता है 3 2 इंटू 6 इंटू एक्स। इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो हमारे पास क्या संख्याएं दी गई हैं, 2, 6 और x, जिसको हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम इसको बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। तो 6 दूनी कितना होता है 12। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 √3 12 x। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम 12 का त्रिया गुणा करते हैं तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होती है, 216। और जब हम 216 का पक्षांतर करते हैं, मतलब हम 12 का पक्षांतर करते हैं तो 200, यहाँ फिर से कर लेते हैं, 12x लिखते हैं बराबर 216। और जब हम इसका पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 216/12। जब इस संख्या को काटा जाता है तो हमारे सामने आंसर क्या निकल के आता है, 18। आप एक बार करके भी इसको ज़रूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 27 है, लास्पियर और पासे के सूचकांक का गुणोत्तर माध्य प्रदान करता है। पहला, मार्शल एजवर्थ सूचकांक, दूसरा बाउले का सूचकांक, तीसरा फिशर का सूचकांक और चौथा केली का सूचकांक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फिशर का सूचकांक। फिशर की सूचकांक संख्या लास्पियर और पासे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य है। अगर हम इसको सूत्र रूप में देखें तो P01 √L इंटू P, और यहाँ पे भी हमारा सेम ही आ जाता है कि अंडर रूट सिग्मा, यहाँ पे आएगा हमारा P1 Q0, यहाँ पे कैपिटल है, अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। वहाँ पे बन नहीं रहा तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 100। ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसे आदर्श सूचकांक माना जाता है क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर गुणोत्तर माध्य को सूचकांक के निर्माण का एक सर्वश्रेष्ठ औसत माना जाता है, इसलिए भी इसका महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, समग्र प्रतिगमन की सार्थकता के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। पहला, टी परीक्षण, दूसरा एफ परीक्षण, तीसरा एक्स स्क्वायर परीक्षण और चौथा है डी परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, डी परीक्षण। समग्र प्रतिगमन की सार्थकता के परीक्षण हेतु इस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। एक मिनट, इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, हम इसको फिर से देख लेते हैं प्रश्न को, कि समग्र प्रतिगमन की सार्थकता के परीक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। टी परीक्षण, एफ परीक्षण, एक्स स्क्वायर परीक्षण और डी परीक्षण। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये एफ परीक्षण में लिया जाता है। प्रश्न नंबर 29 है,
प्रसरण का विश्लेषण निम्नलिखित का उपयोग करके किया जाता है। पहला टी परीक्षण, दूसरा जेड परीक्षण, तीसरा एक्स स्क्वायर परीक्षण और चौथा है एफ परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एफ परीक्षण। एफ टेस्ट का प्रयोग प्रसरण अनुपात की सार्थकता की जांच करने के लिए किया जाता है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो n-1 होता है। प्रश्न नंबर 30 है, व्यवस्थित प्रतिचयन का तात्पर्य है कि पहली मद का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है और ऑप्शन है पहला अन्य मदों का लॉटरी पद्धति द्वारा चयन किया जाता है, दूसरा अन्य मदों को आनुपातिक रूप से चयनित किया जाता है, तीसरा है फिर प्रत्येक केवी मद का चयन किया जाता है और चौथा है अन्य मदों का अनुसंधानकर्ता की इच्छा के अनुसार चयन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि फिर प्रत्येक केवी मद का चयन किया जाता है। अगर हम व्यवस्थित प्रतिचयन के तात्पर्य की बात करते हैं कि पहली मद का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है और प्रत्येक केवी मद का चयन किया जाता है। व्यवस्थित नमूने में नमूने के तत्वों का चयन निश्चित अंतराल पर समय, क्रम या स्थान के आधार पर जनसंख्या से किया जाता है। सर्वप्रथम नमूने को पाने के लिए नमूने की अंश की गणना की जाती है जो हम के से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पे कैपिटल n/n के समान होता है, जहाँ n जनसंख्या की इकाइयों की कुल संख्या तथा छोटे n नमूने का आकार होता है। प्रश्न नंबर 31 है, यदि आंकड़े दरों, समानुपात तथा अनुपातों से संबंधित हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप का उपयोग सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला गणितीय माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा हरात्मक और चौथा ज्यामितीय माध्य। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरात्मक माध्य। प्रश्न नंबर 32 है, किस माध्य और प्रसरण का वितरण बराबर है? ऑप्शन है हमारे पहला पायसन, दूसरा द्वितीय, तीसरा सामान्य और चौथा गामा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पायसन। पायसन वितरण के माध्य और प्रसरण वितरण बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, सममिति बंटन के लिए वैषम्य बीटा 1 होता है पहला 3, दूसरा 0, तीसरा 1 और चौथा 2। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 34, किन्हीं दो पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि ये विचलन लिए जाते हैं पहला बहुलक से, दूसरा मध्यिका से, तीसरा प्रसरण से और चौथा माध्य से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, माध्य से। माध्य से दिए हुए पदों के विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है यदि वे विचलन से लिए जाते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा औसत
आलेखों से भी प्राप्त किया जा सकता है। पहला समांतर माध्य, दूसरा मध्यिका, तीसरा बहुलक और चौथा गुणोत्तर माध्य। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मध्यिका। मध्यिका एक ऐसा औसत है जिसे आलेखों, जिसे हम ग्राफ्स कहते हैं, से भी प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह स्थानिक क्या होता है, ये स्थानिक औसत पोजिशनल एवरेज है, जो समंकों का मध्यमान होता है। प्रश्न नंबर 36 है, प्रायिकता आवंटन जिसमें माध्य, औसत और चर बराबर होते हैं होता है। पहला पायसन, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा नॉर्मल और चौथा काई स्क्वायर। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पायसन। माध्य और चर का विचरण जिसमें बराबर होते हैं उसे हम किस नाम से जानते हैं, पायसन के नाम से। प्रश्न नंबर 37 है, किसी दी गई प्राकल्पना की जांच में अधिकतम संभाव्यता जिससे पहले प्रकार की त्रुटि का जोखिम उठाना चाहते हैं उसे कहते हैं। पहला रद्द प्राकल्पना, दूसरा बिंदु आकलन, तीसरा सार्थकता का स्तर और चौथा माध्यांतर आकलन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, रद्द प्राकलन। वह सांख्यिकी परिकल्पना जिसको सत्य मानकर परीक्षण किया जाता है शून्य परिकल्पना कहलाती है। इसे H0 से प्रदर्शित करते हैं। इस परिकल्पना की जांच में अधिकतम संभाव्यता फर्स्ट प्रकार की त्रुटि या जोखिम लेने की होती है। प्रश्न नंबर 38 है, मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशंस को कहते हैं। पहला गामा, दूसरा एक्स स्क्वायर, तीसरा बीटा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा है नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रश्न नंबर 39 है, जीडीपी डिफ्लेटर किस प्रकार का इंडेक्स है। पहला पासे इंडेक्स, दूसरा लास्पियर इंडेक्स, तीसरा फिशर इंडेक्स और चौथा डिविसिया इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, पासे इंडेक्स। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न वितरणों पर विचार कीजिए। पहला जेड वितरण, दूसरा टी वितरण, तीसरा बाइनोमियल वितरण और चौथा है एफ वितरण। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि इसके कूट क्या क्या दिए हुए हैं, ए में केवल ए, बी में केवल सी, सी में ए और बी दोनों और डी में दिया गया है ए तथा डी दोनों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, केवल सी। सी में क्या दिया है हमारा, बायनोमियल वितरण। बायनोमियल वितरण की अगर हम बात करते हैं तो प्रयोग प्रतिदर्श वितरण में नहीं होता है, बल्कि यह जेड टी एफ वितरण का योग होता है। प्रश्न नंबर 41 है, बहुलक तथा मध्यिका किस प्रकार के सांख्यिकीय माध्य हैं। पहला
स्थिति संबंधी माध्य, दूसरा गणितीय माध्य, तीसरा व्यापारिक माध्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्थिति संबंधी माध्य। माध्यिका दिए गए समंकों की केंद्रीय स्थिति औसत होती है, अर्थात माध्यिका का स्थान प्रायः मूल्यों के केंद्र पर रहता है तथा यह श्रेणी को मोटे तौर पर दो बराबर भागों में बांटता है। इसी प्रकार बहुलक वह मूल्य होता है जिसके आसपास अत्यधिक केंद्रीकरण पाया जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, एक व्यक्तिगत श्रेणी के हरात्मक मान का व्युत्पन्न बराबर होता है। पहला, प्रेक्षणों के समानांतर माध्य के, दूसरा प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों के औसत के, तीसरा है प्रक्षेपणों के व्युत्पन्न क्रमों के योग के और चौथा है प्रेक्षणों के व्युत्क्रमों के गुणनफल के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, प्रेक्षणों के समानांतर माध्य के। मानों के माध्य की अगर हम व्युत्क्रम की बात करते हैं तो मान को हरात्मक माध्य भी कहते हैं और हरात्मक माध्य का जो सूत्र होता है H बराबर N अपॉन सिग्मा 1 और नीचे X, इस तरीके से ये लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन किसी आवृत्ति बंटन के संचयी आवृत्ति वक्रों के कटान बिंदु को प्रदर्शित करता है? पहला समानांतर माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा बहुलक और चौथा है माध्य विचलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, माध्यिका। यदि आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम अथवा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक मध्य में पड़ने वाले मान को माध्यिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपकरण का माप नहीं है? पहला औसत विचरण, दूसरा अंतः चतुर्थक सीमा, तीसरा प्रमाप विचरण और चौथा बहुलक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बहुलक। आंकड़ों के अधिकांश मान या तो केंद्रीय मान के बराबर होते हैं या उनके सन्निकट होते हैं, अतः आंकड़ों के इस लक्षण को केंद्रीय प्रवृत्ति की संज्ञा दी जाती है, जिसे मापने की विधियां माध्य, माध्यिका, बहुलक, हरात्मक माध्य तथा गुणोत्तमक माध्य हैं। जबकि केंद्रीय मान से आंकड़ों की औसत दूरी या मान दोनों के अपकरण भी हम कहते हैं, जिसमें बहुलक सम्मिलित नहीं होता है। प्रश्न नंबर 45 है, प्रमाप विचलन है। पहला, माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, दूसरा माप की इकाई से स्वतंत्र होता है, तीसरा यह प्रतिशत में होता है और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा कि माप की समान इकाई में व्यक्त किया जाता है, जिसे हम प्रमाप विचलन के रूप में जानते हैं। यह सभी मूल्यों पर आधारित होता है। प्रश्न नंबर 46 है, एक सामान्य वितरण है। पहला, माध्य एवं माध्यिका बराबर होते हैं, दूसरा माध्यिका एवं भूइष्टिक बराबर होते हैं, तीसरा सभी तीनों बराबर होते हैं और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सभी तीनों बराबर होते हैं।
जैसे अगर हम इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लें तो कि किसी भी आवृत्ति विवरण संबंध में कोई आवृत्ति एक शीर्ष बिंदु के दोनों ओर पूर्णतया समान होती है, तो ऐसी आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं, पूर्णतया समतित वक्र भी कहते हैं। और चूंकि यहाँ पे हम समान वितरण की ही बात कर रहे हैं तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे एक हम बिंदु बनाते हैं, ये भी इसी तरीके से रहेगा। एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। ये यहाँ पे इस तरफ और इस तरफ एकदम समान होता है, जिसे हम समतित वक्र कहते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, दो विकल्पों x तथा y का प्रत्याशित मूल्य एक समान है, लेकिन y का प्रसरण x के प्रसरण से अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुनता है वह है, पहला जोखिम प्रेमी, दूसरा जोखिम विमुख, तीसरा जोखिम उदासीन है और चौथा सट्टेबाज है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जोखिम विमुख है। दो विकल्पों x तथा y का प्रत्याशित मूल्य एक समान है, लेकिन y का प्रसरण x के प्रसरण से अधिक है। एक ऐसा व्यक्ति जो x के मुकाबले y को चुनता है वह जोखिम विमुख होता है। प्रश्न नंबर 48 है, इनमें से कौन सा प्रतिदर्श आवंटन नहीं है? पहला मानक प्रसामान्य बंटन, दूसरा पाइसन बंटन, तीसरा टी बंटन और चौथा है वाई स्क्वायर माइनस बंटन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानक प्रसामान्य बंटन। मानक प्रसामान्य बंटन प्रतिदर्श आवंटन नहीं है। शेष अन्य जो हमारे दिए गए हैं कि पॉइसन, टी बंटन और वाई स्क्वायर बंटन, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 49 है, आर्थिक असमानताओं के मापन के लिए निम्न में से कौन सा एक सहायक नहीं है? पहला लॉरेंज वक्र, दूसरा प्रति व्यक्ति आय, तीसरा गिनी गुणांक और चौथा सापेक्षिक निर्धनता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, प्रति व्यक्ति आय। इससे पहले भी हमने आय की असमानता को लेके पढ़ा था। तो लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, इनको तो आप आंख बंद करके बिल्कुल याद कर लीजिए कि अगर आय की असमानता की बात की जा रही है तो इन दोनों का नाम तो आएगा ही। अब इसमें एक और नाम ऐड हो गया है, सापेक्षिक निर्धनता। तो आर्थिक असमानताओं को अगर हम मापने की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारा लॉरेंज वक्र, दूसरे नंबर पे गिनी गुणांक और तीसरे नंबर पे सापेक्षिक निर्धनता। इन सभी से आय की असमानताओं को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 50 है, लॉरेंज वक्र निम्नलिखित में से किसकी कोटि मापता है? पहला एकाधिकार शक्ति, दूसरा गरीबी, तीसरा असमानता और चौथा साक्षरता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, असमानता। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने विकसित किया। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, भूमि या आय धन के वितरण में असमानताओं को मापा और दर्शाया जाता है। पहला ओजवाइन वक्र से, दूसरा लॉरेंज वक्र से, तीसरा लाफर वक्र से और चौथा ओकुन वक्र से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉरेंज वक्र से। भूमि या
आय एवं धन के वितरण में असमानताओं को लॉरेंस वक्र द्वारा मापा या दर्शाया जाता है। लॉरेंस वक्र का मान 0 से 100 तक होता है। लॉरेंस वक्र समता रेखा से जितनी दूर होगा विषमता उतनी ही अधिक होगी तथा इसके विपरीत लॉरेंस वक्र समता रेखा के जितना पास होगा आय की विषमता उतनी ही अधिक होती है। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक सीधी रेखा बनाते हैं। अब ये इस वक्र को हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ और यहाँ देखिए आप दूरी नज़दीकी है और यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। यही लॉरेंस वक्र, यहाँ नीचे लॉरेंस वक्र है और यहाँ पे निरपेक्ष रेखा को प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आय प्राप्तकर्ता होते हैं और यहाँ पे संचयी प्रतिशत पाया जाता है। इस तरीके से ये लॉरेंस वक्र को ज्ञात किया जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही जो आगे आने वाली वीडियो हो वह आपको मिल सके। क्योंकि इकोनॉमिक्स को लेके किसी भी प्रकार का अगर कंपटीशन एग्ज़ाम हो रहा है तो इस चैनल में जितने भी प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं भले ही क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाए लेकिन पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी चाहे नेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे कहीं किसी भी स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों या किसी भी स्टेट के सेट की बात कर रहे हों, राज्य पात्रता परीक्षा की, इन सभी में आपको ये प्रश्न जरूर आएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।